यही 1947 के बाद हुआ, जब जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा और माउंटबेटन को यह लगा कि यह संभव नहीं है क्योंकि सत्ता तो कांग्रेस को ट्रांसफर करनी है, तो उसने कहा कि आप एक काम करो भाई मेरे, मैं एक युक्ति तुमको सुझाता हूं, मुझे एक भूमि का टुकड़ा दे दो, वो भूमि के टुकड़े पर मैं अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करूंगा और हिंदुस्तान को फतेह कर लूंगा। अब वो हिंदुस्तान को फतेह करेगा कैसे आखिर? जरा सा इजराइल, उस जरा से इजराइल में कोई मुसलमान नहीं है, वो सेकुलर नहीं है, वो अपने आप को सीधा कहते हैं जब यहूदी है और ये हमारे दुश्मन है। इसलिए 57 देश मिलकर उसको छू नहीं पा रहे, जरा सा अदनान सा। हमारा प्रदेश बहुत बड़े बड़े, हमारे एक शहर के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहूदियों ने यह तय किया कि हम यहां इस भूमि पर राष्ट्र तो स्थापित कर रहे हैं लेकिन इनको लेंगे नहीं। और इनके जो लोग हमारे अंदर इजराइल की बाउंड्री के अंदर फिलिस्तीन अलग बनाया और फिलिस्तीन पर कब्जा उनका है, इजराइल का। फिलिस्तीन अलग बनाया और कहा तुम इस मोहल्ले में रहोगे, इस मोहल्ले में नहीं घुसोगे, क्योंकि अगर तुम इस मोहल्ले में घुसाए तो अंदर तुम्हारा स्वभाव है कि तुम उसके अंदर हमारे लोगों के बीच में षड्यंत्र करोगे और हमको बर्बाद कर दोगे। हम मुट्ठी भर सही, थोड़े सही, लेकिन तुमसे दूर रहेंगे तो ही निपट पाएंगे। हम जिस समय आजाद हुए 47 में, और इजराइल भी 47-48 में ही बना, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत पहले से बना हो। और वो बना भी 2000 साल के भ्रमण के बाद, 1000 साल के भ्रमण के बाद। 1000 साल नो मैन लैंड पर बना रहा, जमीन नहीं थी उसके पास। कुर्दिश अंपायर ने कब्जा करके रखा था, बाद में ऑटोमन अंपायर ने कब्जा करके रखा, लेकिन उन्होंने निर्णय यह किया कि जब भी हम अपना राष्ट्र बनाएंगे तो केवल यहूदियों को लेकर राष्ट्र बनाएंगे, हम मुसलमान शामिल ही नहीं करेंगे, क्योंकि 1000 वर्ष से अगर किसी के कारण हम भटक रहे हैं तो इनके कारण भटक रहे हैं, और ये दोस्त कभी नहीं हो सकते, स्वभाव से नहीं। क्योंकि जिन ग्रंथों को पढ़कर वो पढ़े हुए, उन ग्रंथों ने तो नॉन मुस्लिम को काफिर बता दिया, और काफिर बताकर ये कह दिया कि इनकी सर कलम करने पर ही तुमको जन्नत मिलेगी। अब आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपका सगा हो सकता है? वो आपके पास आता है तो आपके घर में भी आपकी माताओं बहनों को ही सबसे पहली दृष्टि से देखता है, दोस्ती आपको बताता है। वो अगर विद्यालय में पढ़ने जाता है तो विद्यालय में सबसे पहले उसको हूरें दिखती। बाद में उसने ये विचार किया कि मौलानाओं ने, मौलवियों ने समझाना शुरू किया, अगर तुम जैसे हिंदू लोग एक हवन करते हैं, वैसे अगर तुम एक नॉन मुस्लिम से विवाह करोगे तो एक हज माना जाएगा। अब साहब हज में भी जाने की जरूरत नहीं है, हज घर में आ गया। क्या करना है? सिर्फ एक नॉन मुस्लिम से विवाह करना है, और तुम्हें तो 4 विवाह करने का, तो 4 हज हो सकते हैं। और उसके बाद जब 5वां हो जाए तो वाइफ इन वेटिंग हो जाएगा, वो इलीगल नहीं है। इस्लाम के अनुसार 5वां विवाह भी इलीगल नहीं है, वो केवल अनियमित है, यानी कि 4 में से खत्म होगी तो वो नियमित हो जाएगी 5वीं। तो जब आपको लगे कि उन 4 में से कोई एक विद्रोह कर रही क्योंकि हिंदू थी, या वो किसी पर जातीय थी उनकी, वो अगर विद्रोह करे क्योंकि आएगी, तो साल खान तो अच्छा लगेगा। साल भर के बाद जब उसको बकरा कटता सामने दिखाई देगा, माताओं बहनों के साथ गलत होता दिखाई पड़ेगा, जिस समय उससे गलती होगी और गलती होते समय उसके साथ हलाला का ऑफर दिया जाएगा, तो उसको समझ आ जाएगा कि यहां रहना उचित नहीं है, हमें बाहर जाना है। और जब वो बाहर जाएगी तो बाहर जाते समय अगर उसने उसको छोड़ भी दिया तो वाइफ इन वेटिंग ऑलरेडी है, एक 5वें हज की व्यवस्था है। और कम से कम वो चली गई, उससे तो 4, 5, 6 बच्चे पैदा हुए, वो मुसलमान हो गए, तो 5 और हज हो गए। यानी कि अपनी जिंदगी में 10-12 हज कर सकते हो। एक हज करने पर 72 हूरें मिलती हैं, तो 10 हज करने पर कितनी मिलेंगी? वाइफ इन वेटिंग। जिस व्यक्ति को मस्जिद के अंदर, जिस व्यक्ति को पैदा होते ही सिखा दिया गया हो कि झटके से नहीं काटना है, तड़पा के काटना है, और यही उद्देश्य है कि तड़पा के काटोगे तो अंदर से जो मुरब्बत है, अंदर से जो मोहब्बत है, अंदर से जो आपके अंदर है मानवता, तुम हिंदू हो, हिंदुओं की संतानें हो,
कन्वर्ट हो गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का हिंदुत्व तो खत्म अगर करना है तो हलाल करना सिखाएंगे। अगर हलाल नहीं करोगे तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह तुम्हारी ये इसकी शहादत, इसकी जो कुर्बानी है वो स्वीकार नहीं करेगा। अब एक बच्चे को बकरी का बच्चा लाकर दिया, छोटा सा बच्चा 2 साल का, उसको एक बकरी का बच्चा लाकर दिया। 2 साल के बच्चे को बकरी के बच्चे से मोहब्बत होना स्वाभाविक है, और फिर उसी से कहा कि अब इसको हलाल करके काटना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी के प्रति प्रेम जाग गया है, नॉन मुस्लिम बकरी के बच्चे के प्रति प्रेम जाग गया है। इसलिए बकरी के बच्चे के प्रति जो प्रेम जागा है वो समाप्त हो जाए, और ये हमको छोड़कर किसी और से प्रेम न करे, और करे भी तो उसको हलाल करना है, ऐसा ये सीख जाएगा। तो बड़े होकर जब ये मोहब्बत करेगा, विवाह करेगा, विवाह करने के बाद भी ये हलाल करने का नंबर आए तो ये किसी प्रकार से संकोच न करे, हलाल कर ही। आप मुझे बता दीजिए कि जिसको ये सिखा दिया गया हो, क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इजराइल के अंदर अगर घर ले लेगा, अलग फिलिस्तीन में न रहकर इजराइल में रहेगा, तो इजराइल को अक्षुण्ण रहने देगा? भारत ने भी उस समय यही निर्णय लिया। बहुत कुछ हुआ। हिंदू महासभा के वीर सावरकर बहुत प्रयास करते रहे कि विभाजन ना हो। क्या नहीं कहा सावरकर जी ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदू शब्द पर गालियां दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुगलों ने दिया, लेकिन हमारे यहाँ के इतिहास में खूब लिखा गया कि भाई जब मुगल आए तब उन्होंने हिंदू कह दिया, आप तब आप हिंदू कहे, उससे पहले तो आप ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं कौन क्या थे। सावरकर ने लिखा कि ये तो पहली सदी की आप अगर किताबें देखेंगे तो उस समय के राजाओं ने भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है। तो सावरकर को अगर सावरकर को स्वीकार कर लोगे तो पुस्तक भी स्वीकार करनी। तो अगला स्टेप ये आया कि सावरकर ही पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते थे, ऐसा ठप्पा लगाकर चालू हो। वीर सावरकर ये प्रयास करते रहे पाकिस्तान का निर्माण ना हो। उसके लिए शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। उस समय हिंदू महासभा एक बड़ा संगठन था, क्योंकि हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी वो 1915 में मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में हुई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग तुष्टीकरण पर उतर आई थी, कांग्रेस तुष्टीकरण पर उतर आई थी। 1915 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, उस लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी, एनी बेसेंट मिलकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस को चूचू का मुरब्बा बना रहे थे। तब हिंदुओं ने कहा कि अब काम नहीं चलेगा, अब हमको हिंदुओं का अलग संगठन चाहिए, तब हम इनसे लड़ पाएंगे। उस समय तक 1915 में संघ की स्थापना नहीं हुई। हिंदू महासभा नेतृत्व कर रही थी मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में, और कांग्रेस आंदोलन कर रही थी। मुस्लिम लीग एक राजनीतिक संगठन बना था, तो पहला भारत में राजनीतिक संगठन हिंदुओं का हिंदू महासभा बना। और उस समय लड़ाई लड़ने के लिए सामने आए वीर सावरकर, उसी हिंदू महासभा का नेतृत्व करते थे। आज वीर सावरकर को कोई कहता है तो आपने सुना होगा, पूज्य सरसंघ चालक जी ने अभी उन पर पूरा का पूरा एक इंटरव्यू दिया, क्लैरिफिकेशन दिया। ये गलत है, जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि आगे रणनीति कैसे बने, जब 47 में ये विभीषिका हो गई और जिन्ना को ये मालूम पड़ गया कि कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी, कांग्रेस मुस्लिम लीग को नेतृत्व नहीं देगी, तो उसने कहा कि हमको भूमि का टुकड़ा दे दो, हम हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे। विभिन्न प्रकार की रणनीतियां अपनाएंगी। मैंने कहा 389 मेंबर यहां पर थे, उसमें से 125 के लगभग मुस्लिम लीग के थे। तो अब 389 में से मुस्लिम लीग ने अगर पाकिस्तान की स्थापना कर ली थी तो 389 में से 125 जाने चाहिए, लेकिन 389 में से 125 नहीं गए, 389 में से केवल 90 गए। अब संविधान सभा की गिनती हो गई 299। 389 से
299। इसका मतलब यह हो गया कि मुस्लिम लीग के सदस्य आज भी संविधान सभा में मौजूद है। अब आप संविधान सभा को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे या जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वो आखिर कर क्या रहे थे। संविधान में वो कहते हैं कि भैया अलग अलग यूनियंस बनाकर उनको अपना निर्णय लेने का अधिकार दे दीजिए। अलग अलग यूनियन मतलब जो मुस्लिम नवाब बैठे हुए हैं उनको यूनियन बनाने का निर्णय दे दीजिए। तो क्या करेंगे वो? आज वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, कल अगर वो निर्णय करते हैं हमें पाकिस्तान जाना है तो फिर हिंदुस्तान टूटेगा। ये रणनीति बना रहे संविधान सभा के अंदर। और जो लोग संविधान सभा के अंदर रणनीति नहीं बना रहे हैं लेकिन बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और हिंदुस्तान के अंदर बाकी की पॉलिसी बनानी है, उसमें जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फिर से वाइस चांसलर बन जाते हैं और वो जामिया मिलिया की स्थापना करते हैं। एक यूनिवर्सिटी से काम नहीं चल रहा क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, दिल्ली से वो 125 किलोमीटर दूर है, इसलिए वहां से काम नहीं चल रहा। एक यूनिवर्सिटी दिल्ली के सीने पर चाहिए, तब तुष्टीकरण पूरा होगा। तो जामिया मिलिया की स्थापना हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ में और उसको शिफ्ट किया गया दिल्ली, क्योंकि अब दिल्ली केंद्र बनने वाला था और दिल्ली से ही पाकिस्तान का एजेंडा पूरा होने वाला था। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन हुए? जाकिर हुसैन के भतीजे। अब देखिए, ये सोच कर देखिए कि चल क्या रहा है, संविधान सभा के अंदर क्या चल रहा, संविधान सभा के बाहर क्या चल रहा। अब अगर लोगों को भ्रमित न किया जाए हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान को पुनः फतेह नहीं किया जा सकता। बंटवारे के बावजूद अगर दारुल इस्लाम स्थापित करना है, हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, तो हिंदुस्तान पर कब्जा किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर पूर्ण बंटवारा हो गया और पाकिस्तान सारे मुसलमान भेज दिए गए तो इजराइल तो छोटा सा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, पूरी उम्र 57 देशों को लग जाएगी हिंदुस्तान पर चू नहीं कर सकते, पूरी उम्र लग जाएगी। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आवश्यक है कि हिंदुस्तान में अपने भाई छोड़े जाएं और हिंदुस्तान की संवैधानिक पोस्टों पर इनको बिठाया जाए। इसलिए हिंदुस्तान की संवैधानिक पोस्टों में संविधान सभा के अंदर 30 मेंबर बिठाने आवश्यक है और बाहर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बिठाने आवश्यक है। बाहर भारत में एजुकेशन मिनिस्टर बिठाने जरूरी हैं और भारत में यूएनओ के पहले रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान बिठाने जरूरी है, सिस्टमैटिक तरीके से। अगर ये नहीं किया जाएगा तो हिंदुस्तान को दोबारा फतेह करने का सपना ही नहीं हो सकता। 13% में से 11% पाकिस्तान चले गए, 2% हिंदुस्तान में रह गए। वो 2% सिस्टमैटिक यहां रोके गए और जिनका रोल जब जब खत्म होता चला गया वो पाकिस्तान जाते चले गए। कैसे? मैं बताता हूं। एमएच लारी लखनऊ से मुस्लिम लीग का नेतृत्व करते थे और वो संविधान सभा के मेंबर थे और अपनी बात पूरी कर गए और जैसे ही संविधान बना वैसे ही निकलकर पाकिस्तान चले गए, बोले हमारा रोल खत्म हो गया, जितना करने गए थे उतना हो गया। ऐसे संविधान में जो माइनॉरिटी के स्टेटस, सेकुलरिज्म के मामले, आर्टिकल 44, यहां पर किसी प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना हो जाए, उर्दू यहां स्टैब्लिश हो जाए, यहां पर लोगों को पूरे अधिकार और हुकूक मिल जाए, वो सब अपने अपने सब्जेक्ट की बहसें करते चल रहे और बहसें करने के बाद जिस समय वो अडॉप्ट हुआ तो पाकिस्तान चले गए। हिंदुस्तान के असेंबली के मेंबर बने रहे और पाकिस्तान चले गए। तो आप मुझे बताइए, जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो 389 में से 125 आपने क्यों नहीं हटा दिए? आपने 90 क्यों होता है, 30 रोके क्यों? यहां इन 30 ने क्या बवंडर किया वो आज हिंदुस्तान देख रहा है। भारत के संविधान पर भी लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि क्या उस समय हो रहा था। डॉक्टर अम्बेडकरवादी लोग अपने आप को कहते हैं कि बहुत बड़े अम्बेडकरवादी है, उनको संविधान पढ़ने की आवश्यकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं भारत में कोई माइनॉरिटी नहीं, संविधान सभा में कह रहे भारत में कोई माइनॉरिटी नहीं, पाकिस्तान का निर्माण हो चुका है। भारत में अगर कोई माइनॉरिटी है तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकती है। अगर तमिलनाडु का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आएगा तो वो माइनॉरिटी है, ना कि कोई रिलीजियस माइनॉरिटी भारत में बची, क्योंकि रिलीजन तो भारत से निकल गया। तो कैसी माइनॉरिटी भारत में है? लेकिन संविधान सभा में जो उनके जिन्ना के लोग बैठे थे वो भी तो अपना रोल प्ले कर रहे थे और हमारे हिंदू हृदय से ओत प्रोत भाइयों को समझा रहे थे, हम तो तुम्हारे सगे भाई हैं भाई,
और हम तुम्हारे सगे भाई हैं, हमको भी तो यहाँ स्थान दो तब तो रह पाएंगे। हमको अगर यहाँ आपने वो स्थान ना दिया तो कैसे हिंदुस्तान चलेगा। संसार में नेहरू को समझा रहे थे, संसार में हिंदुस्तान का परचम सबसे ऊपर होगा, लेकिन तभी होगा जब हिंदुस्तान सेकुलर होगा। वो समझा गए और हमको समझ में आ गया। परिणाम 70 वर्ष बाद हम देख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जाकिर हुसैन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, उसका एक भतीजा जामिया मिलिया का वाइस चांसलर है और उसका एक सगा भाई महमूद हुसैन पाकिस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर बना। जाके 5 भाई यहां से गए, एक पाकिस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर बना। क्या ये नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती थी कांग्रेस की उस समय जो नेतृत्व कर रही थी कि भाई तुम्हारे 5 भाई पाकिस्तान चले गए, महाराज तुम भी चले जाओ, बड़ी कृपा हो। लेकिन नहीं किया, उसको रिवार्ड किया। उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सबको मालूम था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर 20 साल रहने के बाद इसने जो आतंक ढाया है, इसने जो स्ट्रेटेजी बनाई है मुस्लिम लीग के माध्यम से, वो उसने सफल कर ली और फिर आजादी के बाद 48 में उसको वाइस चांसलर बना दिया। अभी वाइस चांसलर से पेट नहीं भरा था। महमूद हुसैन कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बना। हिंदुस्तान में जो षड्यंत्र कश्मीर में कर सकता था वो सारे षड्यंत्र उनके सगे भाई ने किए। वहां से वहां का एजुकेशन मिनिस्टर बना। और पाकिस्तान के एजुकेशन में लिखा क्या है, आप पढ़कर देखिए। लिखते हैं कि मुसलमानों के आने से पहले हिंदू तो जाहिल लोग थे, ये धोतियां पहनकर रहते थे, इनके पास ऊपर दिमाग नहीं था, इनको रहने खाने पीने का सलीका तो मुसलमानों ने सिखाया। ये महमूद हुसैन ने लिखा पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर होते हुए। और भारत का एजुकेशन मिनिस्टर आपने किसको बनाया? भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बना जिसने ABCD नहीं सीखी, अबुल कलाम आजाद। वो मदरसे का पढ़ा हुआ था, कभी स्कूल गया ही नहीं। हमने पहला एजुकेशन मिनिस्टर एक मदरसे के मौलवी को बनाया, इसलिए उसका नाम रखा मौलाना अबुल कलाम आजाद।